रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं हमारे ज़िला कलेक्टर चेतन देवड़ा जी। आपका स्वागत करते हैं। देवड़ा साहब, उदयपुर ज़िला कोविड के मामले में शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ पर केसेस कम है, लेकिन अब ये सेकंड वेव मानिए या ताज़ा स्थिति कोई भी मानिए, अभी हमारे ज़िले की स्थिति अच्छी नहीं है। बताएं, इतने तमाम प्रयासों के बाद भी अभी ये कोविड-19 के केसेस इतने ज़्यादा क्या आ रहे हैं? किस स्तर पर क्या कुछ गड़बड़ी हुई और उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, जब कोरोना का पहला वेव चला था तब लोगों में एक जागरूकता थी, एक डर भी कह सकते हैं वो था। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना क्या करेगा। इस डर के मारे भी हम उसके प्रोटोकॉल की पालना कर रहे थे। जब पहला वेव निकल गया, हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करता है, जबकि हकीकत में ये बहुत खतरनाक बीमारी है, खतरनाक वायरस है। तो वो जो डर था और प्रोटोकॉल के प्रति हमारी जो सावधानी थी, जो सजगता थी, उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। और इसी के चलते ये जो सेकंड वेव आई है, इसमें पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना करते रहें, मास्क लगातार लगाते रहें। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी है। ज़िले में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। पर इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है, और मैं सारे श्रोताओं से ये अपील करूँगा कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो कोरोना फ्रेंडली बिहेवियर है, उसकी हमें ज़रूर पालना करते रहना चाहिए। और उसमें 3 चीज़ें मुख्य है। पहली है कि लगातार मास्क लगाए रखें। दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना करें और लगातार अपने हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। तो निश्चित तौर से कोरोना का जो सेकंड वेव है, इससे हम अपने को, अपने परिवार को और उदयपुर को बचा पाएंगे। देवड़ा साहब, आप स्वयं भी कोविड पॉजिटिव हुए। प्रशासनिक कार्य, आपको दिन रात बाहर रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। बताएं कि वो अनुभव कैसा रहा, उस अनुभव से कैसे गुजरे, और उसके बाद आपने कोविड वैक्सीन खुद ने भी लगाया। इन अनुभवों को भी हमारे श्रोताओं से साझा करें। देखिए, मैंने 14 तारीख को, जिस दिन दिवाली थी, उसी दिन अपना टेस्ट कराया था। और जब रात को मुझे रिपोर्ट आई तो मुझे बताया गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल था उसकी पालना करी। अपने आप को पूरे 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन किया गया। पर इस बीच मैं चुप नहीं रहा, मैं लगातार अपने काम में लगा रहा। उस बीच एक नवाचार ये किया कि समाज में जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब के मैंने नंबर इकट्ठे किए और उन सब लोगों से मैंने व्यक्ति से संपर्क किया। मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी डाले और उन सब से आग्रह और निवेदन किया कि ये जो वेव चल रही है, इसका बचाव का एक ही तरीका, हम जागरूकता के लेवल को थोड़ा और ऊंचा करें। और मुझे बहुत खुशी ये शेयर करते हुए कि मैंने जिससे भी बात करी, उन सब संगठनों ने, उन सामाजिक संगठनों ने, उन समाजों ने बहुत एक्टिवली उसमें भाग लिया और मुझे लगातार रिपोर्टिंग भी करते रहे। इससे मुझे 2 फायदे हुए। एक तो होम आइसोलेशन में जब मैं था तो मेरा एकाकीपन मुझे कभी भी नहीं लगा, मैंने अपने आप को हमेशा व्यस्त रखा। और दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि जो भी लोग काम कर रहे थे उससे समाज में जागरूकता का एक स्तर बढ़ा और उसको जन आंदोलन बनाने में मुझे सफलता मिली। देवड़ा साहब, आपने खुद ने वैक्सीनेशन भी करवाया था। बताएं कि वैक्सीनेशन का अनुभव, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, ये प्रामाणिक नहीं है, ये पूरी सुरक्षा हमें कोविड-19 से नहीं देते। तो आप चूँकि उसके खुद गवाह हैं, तो ये जानकारी भी हमारे श्रोताओं से ज़रूर साझा करें। देखो, सबसे पहले तो मैं सारे श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि कोरोना की जो दोनों वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सारी वैक्सीन बहुत ही प्रामाणिक है। प्रामाणिक नहीं होती तो भारत सरकार इनको आम जन के लिए लागू नहीं करती। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ये सरकार द्वारा अनुमोदित वैक्सीन है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने अपनी वैक्सीन का डोज जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। मेरी दोनों वैक्सीन लग चुकी है, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, गांव के लोगों में या जो अशिक्षित है उनमें भ्रांतियाँ हो तब तो मुझे समझ में आता है। पढ़े लिखे लोगों में, बहुत ही वेल क्वालिफाइड लोगों में भी इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। ये उचित अवसर है उन सब की भ्रांतियों को मैं दूर करूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना वैक्सीन है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उससे किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बाज़ार में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी भ्रामक चीज़ें चल रही है। कई सारे लोग पैम्पलेट्स भी पता नहीं क्यों बांट रहे हैं कि साहब इसको नहीं लगावें, ये नहीं करें। मैंने तो मेरे सारे एसडीएम्स को ये कहा है कि अगर कोई ऐसा आदमी पकड़ा जाए जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाता है तो उसको बिल्कुल गिरफ्तार करवाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि ये कोई राष्ट्र के हित का और जनहित का काम नहीं है कि हम वैक्सीन के बारे में भ्रांतियाँ फैलाएं।
मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने मेरा अपना डोज पूरा कर लिया, उसके बारे में मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह से ये बहुत ही, जब ये अफवाहें फैली तो जगह जगह से फिर इसके बारे में बहुत सारी स्पष्टीकरण भी जारी हुए हैं और उन सब चीज़ों से पूर्णतः साबित है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो हमें किसी तरह की अफवाहों में, भ्रांतियों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें टीकाकरण करा लेना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकार ने अब जो निर्देश जारी किए हैं उसमें 45 साल और उस ऊपर के जितने भी लोग हैं वो अपना टीकाकरण करा सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ के इसका टीकाकरण कराना चाहिए। रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं हमारे जिला कलेक्टर चेतन प्रकाश देवड़ा जी। आपसे बातें कर रहे हैं ख़ास तौर पर कोविड-19 के संदर्भ में। देवड़ा साहब, वैक्सीन की जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है और सच में बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा भी नहीं रहे, लेकिन कुछ लोगों की उल्टी शिकायतें भी हैं, चाहे उनमें अवेयरनेस की कमी मानिए कि हम कहाँ वैक्सीन लगाएं, हम कैसे लगवाएं। तो थोड़ी सी जानकारी ये भी दें कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगाना चाहे, जो एलिजिबल है, वो कहाँ लगवा सकता है, कैसे लगवा सकता है। और दूसरी बात ये कि प्रशासन के पास पूरी तैयारी है कि इतने लोग जो आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, हमारे पास उन सबको वैक्सीन लगाने की पूरी व्यवस्था है या नहीं। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो टारगेट ग्रुप दिया है 45 ईयर्स एंड अबोव एज ग्रुप के लोग हैं, जिले में कुल 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनका हमें टीकाकरण करना है और अब तक 2,50,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लोगों में भ्रांतियां दूर हो रही है और लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पे आ रहे हैं। मैं सारे श्रोताओं को और जिले के निवासियों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, PSC, CSC या जो सब सेंटर्स हैं या जो आपका जो मेडिकल कॉलेज हैं, अर्बन PSCs हैं, उन सब पर कोरोना वैक्सीन गुरुवार को छोड़ करके सारे दिनों में सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक लगता है। हमने तो ये भी व्यवस्था करी है कि जहाँ और ज़रूरत हो और दूरस्थ इलाके हों तो वहाँ भी हम जो है सेशन साइट्स बना रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल की पालना करते हुए वहाँ भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे ज़िले में ये अवगत भी कराते हैं कि इस तारीख को कोरोना वैक्सीन का सेशन साइट यहाँ लगेगा। तो ज़रूरत है कि हम लोग आगे आएँ। और एक मैं और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव था उस दरमियान मैंने जो एक नवाचार किया था कि जितने भी सामाजिक संगठन और समाज थे उनसे मैंने संपर्क करके कोरोना अवेयरनेस के लेवल को अप स्केल करने की बात करी थी। जब मुझे लगा कि वैक्सीनेशन की गति जिले में उस माफिक नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो पिछले 5 दिनों से मैंने उन सारे संगठनों से, उन सारे समाज के लोगों से फिर से संपर्क किया और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि आज जिले में 12 ऐसे स्थान हैं जहां इन सामाजिक संगठनों ने अपने भवन उपलब्ध कराए हैं, अपने कार्यकर्ता उपलब्ध कराए हैं, अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया है। वहाँ हमने अपने मेडिकल टीमें भेज करके वैक्सीनेशन का काम आज हम करा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इनकी संख्या निरंतर बढ़े। इनके 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि समाज में लोगों को उनके घर के पास वैक्सीनेशन की साइट उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, जब समाज के मोहल्ले के बाकी लोग भी वैक्सीन लगाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है और जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत भी डर है वो भी अपना वैक्सीन लगा लेता है। और तीसरा, जब किसी समाज को आप कोई सेशन साइट चलाने की जिम्मेदारी देते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता है। वो भी लोगों को जागरूकता करने में, लोगों की आईसी करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में अपना काम करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो 12 सेंटर्स, सेशन साइट्स जो निजी भवनों में, समाज के भवनों में चल रही है, उनमें पर सेशन साइट्स 200 से 250 लोगों की वैक्सीनेशन होगी। ये बहुत बड़ा नंबर होगा। देवड़ा साहब, थोड़ी सी बात ग्रामीण अंचल की भी करें। गांव में बहुत सारे लोगों की शिकायत है और शायद जायज़ भी है कि उनके पास ऐसा कोई ऐप या वो इंटरनेट की उनके पास शायद सुविधा नहीं है। तो गांव के लोग अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहें तो उनके लिए कोई विकल्प है कि वो कोवैक्सीन ऐप पर जाएं या कोवैक्सीन की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, वही एकमात्र विकल्प है, या उनके लिए दूसरा भी कोई विकल्प है, प्रशासन से किसी दूसरे ज़रिए संपर्क करें और उनका भी वैक्सीनेशन हो सके? देखिए, पहले ये ज़रूरी था कि आप ऐप पे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद ही आप वैक्सीन लगा पाएंगे। पर जब ये लगा कि ये थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है और ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में ये संभव नहीं है, तो अब तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप अपने सेशन साइट पे पहुंच जाएं जहां टीका लगना है, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे काउंटर पे ही हो जाता है और वहीं से उसकी वैक्सीन लग जाती है। इसलिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा। पर यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस दिन आपका टीका लगे
उसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर से आपको टीका लगाना है। वो तारीख याद रखना जरूरी है ताकि आप 6 से 8 सप्ताह के बीच में वापस उस सेशन साइट पे जाकर के उसका टीका लगवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप सेशन साइट पे चले जाएं, वहाँ स्वतः ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, टीका लगा दिया जाएगा। और इसी वजह से ग्रामीण अंचलों में भी बहुत तेज़ी से टीकाकरण बढ़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले के जो दूरस्थ इलाके हैं, जाडोल है, खैरवाड़ा है, गोगुंदा है या सलूम्बर है, इन सारे इलाकों में बहुत तेज़ी से टीकाकरण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तो ऑनलाइन जो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन है उसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, दूसरा लोगों में जो भ्रम था, जो झिझक थी, जो डर था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िले में बहुत तेज़ी से टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की गति को बल मिलेगा और तेज़ी से हम जो है इस काम को कर पाएंगे। ये रेडियो लिक सिटी है, हमसे रूबरू हैं उदयपुर के ज़िला कलेक्टर चेतन प्रकाश देवड़ा। देवड़ा साहब, थोड़ी सी वैक्सीनेशन की बात को और जारी रखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब वैक्सीनेशन जब हुआ और काफ़ी इस तादाद में हो गया तो क्या हुआ कि किस कारण से या तो वैक्सीन प्रभावी नहीं है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्यों नहीं डेवलप हुई, और जब इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है तो भी कोविड अब इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? देखिए, ये जो अभी हमने वैक्सीन लगाई है उसका नंबर सिर्फ 2.5 लाख है और ज़िले की आबादी करीब 30 से 35 लाख के बीच में है। तो अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है वो बहुत छोटे ग्रुप का हुआ है। पहली बात तो ये कहना यानी चाहूँगा 10% से भी कम हुआ है। सेकेंडली, इस वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो सेकेंड डोज लगने के बाद 28 आवर्स के बाद डेवलप होती है। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा निश्चित तौर से सुरक्षा कवर और मजबूत होता जाएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि ये जो कई लोग मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, वैक्सीन जो है, जैसा मुझे बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद में इसकी गंभीरता से हमें प्रतिरक्षा मिलती है। मतलब अगर आपको वैक्सीनेशन हो गया है तो डेथ होने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाती है, गंभीर रूप से बीमार होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है, छोटा मोटा कोई संक्रमण होकर के आप उससे मुक्त हो सकते हैं। यानी कोविड-19 फिर भी आपको हो सकता है लेकिन वो सीवियर नहीं होगा। उसकी संभावनाएं बरकरार रहती है, पर बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, बहुत कम केसेस में होता है। और अगर संक्रमण होता भी है तो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, नॉर्मल सा संक्रमण होकर के वो चला जाएगा और आप उसको फैलाने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन तो इस वैक्सीन से मिल ही रहा है। देवड़ा साहब, थोड़ी सी और बात करें ग्रामीण अंचल में। तमाम प्रशासनिक सतर्कताओं के बावजूद अभी भी आप देखेंगे ग्रामीण अंचल में तो लगभग 90% या उनसे ज़्यादा लोग मास्क लगाते ही नहीं है। शहर में भी कोई पुलिस वाला दिख जाए तो कुछ लोग ऊपर कर लेते हैं, लेकिन मास्क लगाने की अनिवार्यता होने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। इन सब के अलावा एक जो उदयपुर शहर का फतेह सागर से एक आत्मिक लगाव या कुछ भी मान लीजिए, तो वो कोविड-19 का कितना ही संक्रमण हो, वो भीड़ की तरह खास तौर पर शनिवार रविवार को तो फतेह सागर पर लोग इकट्ठा होते ही हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते। ये लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये लोग जो नियम से फतेह सागर जा रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उदयपुर ज़िले में अब तक 2,95,000 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 13,180 व्यक्ति कल तक पॉजिटिव आए थे। ये निश्चित तौर से गंभीर बात है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि नंबर क्यों बढ़ रहा है, और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इसके बचाव के लिए जो भी प्रयास हैं उनको हम सामूहिक रूप से करें। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संगठन का, किसी एक विभाग का, किसी एक संगठन का काम नहीं है कि वो इसकी लड़ाई अकेला ही लड़े। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें। अगर जीवन है, हम सुरक्षित हैं, तो इन सारे चीज़ों का हम आनंद लेते रहेंगे। ये फतेह सागर की पाल भी यही है, पिछोला लेक भी यही है, सारी चीज़ें यहीं यथावत रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम सतर्कता के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि जो संक्रमण फैल रहा है उस पर हम अंकुश लगा सकें। सरकार को सख्ती करनी पड़ रही है। नाइट कर्फ्यू जो 11 बजे लगता था वो 9 बजे से लागू किया गया है। ये भी कहा गया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो जिला कलेक्टर और भी सख्ती कर सकता है। तो मेरी अपील ये है कि जीवन आनंद से जिए, पर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो भी एहतियात हमें करनी है, जो बचाव हमें करने हैं, उन सब की हम सख्ती से पालना करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मास्क को लगाए रखना। अगर आप मास्क लगाए रखते हैं तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा बचाव है। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को बार बार धोने की आदत जरूर डालें। आपको थोड़े दिन पहले अखबारों में देखा होगा आपने, हमने कुछ मॉल, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ दुकानें बंद करी। बड़े पैमाने पे हमने उन लोगों पे चालान किए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रशासन को, पुलिस को इन सब चीज़ों के लिए सड़क पे उतर पे सख्ती करनी पड़े,
ये अच्छी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो उदयपुर के सारे नागरिक जागरूक हैं, चाहे वो ग्रामीण अंचल के लोग हों चाहे शहर के लोग हों। उनसे मैं उम्मीद करूंगा, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इस संक्रमण को रोकने में प्रशासन की मदद करें, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, ताकि जो नंबर बढ़ रहा है उसको हम अंकुश कर सकें, उसको हम रोक सकें। और इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी टारगेट ग्रुप के लोग हैं वो अपनी सेशन साइट्स पे जाकर टीकाकरण कराएं, टीका लगाएं। बहुत तेज़ी से अगर टीकाकरण होता है तो ये भी बचाव का एक तरीका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इस कोरोना की जंग को बड़ी मजबूती से जीतेंगे और उदयपुर को सुरक्षित रखेंगे। जिला कलेक्टर महोदय, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि सरकार का जो ये निर्णय है कि रात्रि में कर्फ्यू लगाया जाए, इसका उद्देश्य क्या है? कि रात्रि में कौन सा कोरोना रुक जाता है या रात्रि में कर्फ्यू लगाने से कौन सी गतिविधियां रुक जाएगी? तो ये सवाल भी बहुत सारे खासतौर पर आम आदमी के मन में उठता है कि ये जो नाइट कर्फ्यू है इसका दरअसल उद्देश्य क्या है और इससे कोविड-19 से लड़ाई में क्या मदद मिलेगी? देखिए, इन सब चीज़ों का सैल्यूटरी इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों से हमें याद रहता है कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमेशा किसी भी चीज़ को जब लागू किया जाता है तो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जाया जाता है। नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया जाता है कि आपके जहन में ये बात रहे कि कोरोना का संक्रमण है, उसके बचाव के लिए हमें एहतियात बरतना है। अब देखिए, 11 बजे का कर्फ्यू 9 बजे से चालू हो गया। अगर हम फिर लापरवाह रहें, इसी तरह की लापरवाही हम बरतते रहे तो 8 बजे होगा, 4 बजे होगा, ये बढ़ता भी जा सकता है। हो सकता है हम लॉकडाउन की तरफ भी चले जाएं। तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम स्थिति को और बदतर करें और सरकार को मजबूर होकर के और ज़्यादा सख्ती करनी पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इस प्रोटोकॉल की पालना करें, है ना। नाइट कर्फ्यू का पर्पज़ सिर्फ लोगों के जहन में एक बात रखने का है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में सारी गतिविधियों को रोकने का है। मकसद उसके पीछे सिर्फ इतना ही रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस चीज़ को समझेंगे, सरकार का इसके पीछे मकसद क्या है उसको हम जहन में रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। थोड़ी सी बात विद्यार्थियों की बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। ये बताएं कि विद्यार्थियों की स्कूल्स और ख़ासतौर पर कोचिंग, इनको चलाने की बात हुई, लेकिन ये सारी शक्तियाँ अब आपको दे दी गई हैं कि उन्हें कैसे चलाया जाए, कितना चलाया जाए, बंद किया जाए। तो थोड़ा सा बताएं कि उदयपुर ज़िले में शिक्षण संस्थाओं को लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, उदयपुर ज़िले में जब से स्कूल खुले हैं उसके बाद से हमने सारे स्कूल में बच्चों का मेडिकल स्क्रीनिंग कराया है। अब तक हमने जो है 2450 स्कूलों का बच्चों का मेडिकल स्क्रीनिंग करा चुके हैं और उसमें लगभग 184 बच्चे और स्टाफ के लोग पॉजिटिव पाए गए। ये चूँकि बच्चे स्कूल में साथ साथ रहते हैं, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलने की संभावना इसमें रहती है। राज्य सरकार ने 1 से 5 स्टैंडर्ड के स्कूल तो बंद किए हुए ही हैं, उसको और बंद रखने का निर्णय ले लिया 30 अप्रैल तक। उसके बाद जो ऊंची क्लास के स्कूल हैं उनके बारे में मेरा ये कहना है कि अगर संक्रमण फैलता है तो फिर इसके बारे में सख्त निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। इसलिए अपील मेरी यह है कि वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाए, लोगों को बच्चों को इस बारे में अभ्यस्त किया जाए कि किस तरह से स्कूल आना है, किस तरह से मास्क लगाना है, घर जाए तो कैसे जाना है, स्कूल बस में जाना तो कैसे जाना है। तो ये जब सारी सावधानियाँ और जागरूकता हम पैदा करेंगे तो निश्चित तौर से हम इससे बचे रहेंगे। पर मेरा स्पष्ट मानना ये है कि अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं, अगर हम लापरवाही से स्कूलों का संचालन करते हैं, लापरवाही से कोचिंग सेंटर्स का संचालन करते हैं, तो फिर हमें सख्ती से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नौबत नहीं आएगी। जागरूकता से ये सारे स्कूल और जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक हैं वो इसकी पालना कराएंगे। जिला कलेक्टर महोदय, जाते जाते उदयपुर ज़िले के तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे, ख़ास तौर पर इस मुश्किल भरे समय में? मैं सारे श्रोताओं को और उदयपुर के निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर का पर्यटन में बहुत बड़ा नाम है। देश और दुनिया में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। अभी जो सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल सर्वे हुआ था, उसमें भी 7वें स्थान पर उदयपुर शहर को रखा गया। तो जितना जिसकी मान हो, जितनी प्रतिष्ठा हो, जितना सम्मान हो, जितना ऊंचा नाम हो, उतनी ही जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं। उदयपुर का पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ज़रूरत इस बात की कि पर्यटन निरंतर चलता रहे, सतत चलता रहे। अगर हम लापरवाही करेंगे, कोरोना संक्रमण फैलता है तो पर्यटक आना बंद होंगे और यहाँ की रोजी रोटी पर, अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि उदयपुर के संदर्भ में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम संक्रमण को फैलने से रोकने के हर संभव उपाय करें, हर संभव प्रयास करें। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो महती जिम्मेदारी है कि पर्यटन यहाँ
बरकरार रहे, लोग यहाँ आते रहें, आर्थिक गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके संक्रमण को फैलने के हर संभव उपाय करें, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इसमें सफल होंगे। जिला कलेक्टर महोदय, आपका हृदय से आभार और शुभकामनाएं इस बात की कि उदयपुर जिला जल्दी ही कोविड-19 मुक्त हो और हम दोबारा पर्यटकों को कहें पधारो हमारे देश।